मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए सब कुछ दिया, जमीन, ज्वेलरी, हर पाई। आज मेरा फोन एक हफ्ते से नहीं बजा और कल मैंने अपनी वसीयत में 6 नाम काट दिए। मैं 92 साल का हूँ और इस वक्त मेरी मेज पर एक नीली फाइल रखी है, जमीन की फाइल। उसके पीछे की तरफ मेरे वकील की लिखावट है। नए नाम जुड़े हैं, पुराने नाम क्रॉस किए जा चुके हैं। मेरा हाथ कांपा था जब मैंने हस्ताक्षर किए, लेकिन दिल नहीं कांपा, एक बार भी नहीं। 90 दिन हो गए। 90 दिन से मेरे तीनों बच्चों में से किसी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। बीच में 2-3 छोटी कॉल आई थी, 15 सेकंड वाली। पापा ठीक हैं? अच्छा रखिए, मीटिंग में हूं। और बस, न कोई आवाज, न कोई वक्त। और इस हफ्ते बिल्कुल चुप्पी। मैं रोज शाम को इसी टेबल पर बैठता हूँ, चाय बनाता हूँ, फोन को सामने रखता हूँ और इंतजार करता हूँ। कई बार तो मैंने फोन उठाकर देखा है, कहीं रिंगर साइलेंट तो नहीं हो गया, कहीं सिग्नल तो नहीं चला गया। नहीं, फोन सही है, बस उस तरफ कोई याद नहीं कर रहा। और कल कल मैंने सच में एक काम कर दिया जो मुझे शायद 10 साल पहले करना था। मुझे 1978 का वो दिन आज भी याद है। मेरे पिताजी का घर बिक रहा था, वो घर जिसमें मैं पैदा हुआ था, जिसकी हर ईंट में मेरे बचपन की कहानी थी। उसी आंगन में मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी। उसी छत पर मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पतंग उड़ाना सिखाया था। उसी रसोई में मेरी माँ ने मुझे सबसे पहले अपनी हाथ की रोटी खिलाई थी। और वो घर मैंने बेच दिया। क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा बेटा राजेश एमबीए करने अमेरिका जाना चाहता था। फीस थी 6 लाख रुपए। उस जमाने में 6 लाख का मतलब था पहाड़। मेरी पत्नी सरोज ने बहुत समझाया था। उसने कहा था, रुक जाइए, कोई और रास्ता निकालेंगे, लोन लीजिए, 2 साल रुक जाएगा। लेकिन मुझे लगा यही मेरा फर्ज है। एक अच्छा बाप वही होता है जो अपने बच्चे के सपने के लिए अपना सब कुछ बेच दे। मैंने पिताजी की निशानी बेच दी, मैंने अपनी जड़ बेच दी। उस रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा था जैसे मैंने अपने पिताजी को दोबारा खो दिया हो। लेकिन मैं चुप रहा, राजेश को कुछ बताया भी नहीं। मुझे लगा बेटा खुश रहें, यही चाहिए था। फिर 1985 आया, मेरी बेटी सुनीता की शादी। बड़े लोगों का घर था, दहेज, गहने, फर्नीचर, गाड़ी, सब चाहिए था। मेरी सेविंग्स कम पड़ गई तो मैंने गांव की ज़मीन गिरवी रख दी। वो ज़मीन जो मेरे दादाजी ने अपने पसीने से कमाई थी। वो ज़मीन जिसके बारे में मेरे पिताजी ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा इसे कभी मत बेचना, ये हमारी मिट्टी है। मैंने उस मिट्टी को कागज़ पर बेच दिया, एक शादी के लिए। और छोटा अमित, उसके लिए मैंने अपना प्रोविडेंट फंड तक तोड़ दिया। 1992 में जब उसने कहा कि उसे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने पूछा भी नहीं कि कितना पैसा चाहिए। मैंने सीधे चेक काट कर दे दिया, 8 लाख। मेरी सरोज तब कैंसर से लड़ रही थी, उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। उसकी दवाइयों के पैसे भी मुझे उसी फंड से निकालने थे। लेकिन मैंने अमित को ना नहीं कहा, एक बार भी नहीं। सरोज ने एक रात मेरा हाथ पकड़कर कहा था, आप अपने बच्चों को एटीएम समझ रहे हैं या बच्चा? मुझे उस वक्त उसकी बात बुरी लगी थी। मुझे लगा था कि बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया है। आज समझ आता है, वो बीमारी नहीं थी, वो उसकी सबसे साफ बात थी। उसने आखिरी सच मुझे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अंधा था, मुझे दिखा ही नहीं। लेकिन वो दिन, वो एक दिन जिसने मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया। पिछले साल अक्टूबर का महीना था। मेरी सरोज को गुजरे लगभग 5 साल हो चुके थे। मैं अकेला था, बीमार था। मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा था, अकेले नहीं रहना। तो मैंने सोचा, तीनों बच्चों के पास बारी बारी से रह आऊंगा, बस कुछ हफ्ते, हर एक के पास 1 महीना। मैंने पहले राजेश को फ़ोन किया। वो अब बेंगलोर में सेटल था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम। मैंने कहा, बेटा मैं कुछ दिन तुम्हारे पास आ जाऊं? डॉक्टर ने अकेले रहने के लिए मना किया है।
फोन के दूसरी तरफ कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसकी पत्नी, मेरी बहू नेहा, फोन पर आई। उसने बहुत पोलाइट आवाज में बात की, बहुत सॉफ्ट टोन में, लेकिन उसके शब्द, वो शब्द आज भी मेरे कानों में चुभते हैं। उसने कहा, पापा जी, घर तो आपका ही है, आपका हक है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। बच्चों की पढ़ाई है, उनकी एक्टिविटीज हैं। आप यहाँ क्या करेंगे? सारा दिन अकेले बोर हो जाएंगे। आप अपने गांव में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ना? मैं चुप रहा। मैंने हाँ बेटा, सही कह रही हो कहकर फोन रख दिया। उस रात मैं सोया नहीं, एक भी पल नहीं। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें मेरी सरोज की एक फोटो रखी थी। मैंने उससे बात की। मैंने उससे पूछा, सरोज, हमने क्या गलती कर दी? हमने तो सब कुछ उन्हें दिया था। और सरोज ने जैसे जवाब दिया मेरे अंदर से। उसने कहा, हमने गलती ये की कि हमने सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। हमें सिखाना चाहिए था कि प्यार एक तरफा नहीं होता। मुझे उस रात पहली बार समझ आया, मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं, वो बस वैसे ही बने हैं जैसा मैंने उन्हें बनाया। मैंने उन्हें सिखाया कि पापा हमेशा देंगे, बिना शर्त, बिना सवाल, बिना कोई उम्मीद रखे। तो अब वो लेना ही जानते हैं, देना नहीं। ये एक कड़वा सच है। ज़्यादातर माँ बाप यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देंगे तो वो हमसे प्यार करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी का हर सपना उनके सपने में मिला देते हैं। हम अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना सुकून, सब कुछ उनके आगे रख देते हैं। और एक उम्र के बाद जब हम मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने उन्हें प्यार करना नहीं सिखाया, हमने उन्हें सिर्फ लेना सिखाया। बच्चा वही नहीं बनता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो बनता है जो आप उसे दिखाते हैं। और हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि सैक्रिफाइस करना मतलब प्यार। हम दिखाते हैं कि अपनी ज़रूरतें दबाना मतलब अच्छा पेरेंट बनना। हम दिखाते हैं कि ना कहना मतलब बुरा बाप होना। और एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर इसी बात पर भरोसा कर लेता है, पापा का काम है देना और बेटे का काम लेना। बस यही ट्रांजैक्शन है, यही पूरा रिश्ता है। मैं तुम्हें एक बहुत हार्श बात कहूँगा, जानता हूँ चुभेगी, लेकिन सच है। तुम्हारे बच्चे तुमसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, इसका सबूत पैसे से नहीं मिलेगा, फ़ोन कॉल से भी नहीं। इसका सबूत है कि वो तुम्हें क्या समय देते हैं। एक उम्र के बाद माँ बाप को बस यही चाहिए, बैठकर बात करना, पुरानी यादें सुनना, बस। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें ये नहीं दे सकते तो उन्होंने तुम्हें सच में प्यार कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक रोल में देखा, पापा का रोल, एटीएम का रोल। तो अब सुनो वो 3 फैसले जो मैंने पिछले महीने लिए। 3 फैसले जिन्होंने मेरी आखिरी जिंदगी को आज़ाद कर दिया। पहला फैसला, 15 साल से, हाँ 15 साल से मैं अपने तीनों बच्चों को हर महीने 25-25 हज़ार रुपये भेजता आ रहा था। 25,000 हर महीने, हर एक को, यानी 75,000 महीना, 9 लाख साल। 15 साल का हिसाब लगा लो। ये पैसे मेरी पेंशन से नहीं जा रहे थे, ये पैसे मेरी सरोज की उस एफडी से जा रहे थे जो उसने मरते वक्त मेरे लिए छोड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, ये पैसे आपके बुढ़ापे के लिए हैं, अपना ध्यान रखना, इन्हें किसी को मत देना। और मैं उसकी आखिरी इच्छा हर महीने अपने बच्चों को भेज रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कहा था, पापा ईएमआई ज़्यादा हो गई है, पापा बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई, पापा बस इस साल थोड़ी मदद चाहिए, बस इस साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। 15 साल बीत गए और इन 15 सालों में किसी ने एक बार नहीं पूछा, पापा आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? पिछले महीने मैंने अपने वकील मेहता जी को बुलाया। मेरी सरोज के ज़माने से वो हमारे फैमिली लॉयर हैं। मैंने उनसे कहा, मेहता जी अगले महीने से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बंद कर दीजिए, तीनों के नाम से, आज से। मेहता जी ने मुझे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, साहब ये फैसला आपने 10 साल पहले लेना था। मैं जानता हूँ 10 साल पहले लेना था, लेकिन डर था। डर था कि अगर मैंने पैसे बंद कर दिए तो वो मुझे और दूर कर देंगे। मुझे लगता था
कि शायद उस पैसे की वजह से ही वो साल में एक दो बार फ़ोन कर लेते हैं, तो वो भ्रम बना रहे। लेकिन सच ये था कि वो भ्रम भी एक झूठ था। पिछले 90 दिन में एक भी रियल कॉल नहीं आया, यानी पैसे जा रहे थे, फिर भी कॉल नहीं था। तो पैसे रोकने में अब डरने जैसी क्या बात थी? जो रिश्ता 25,000 से चल रहा था, वो रिश्ता था ही नहीं। दूसरा फैसला, और ये शायद सबसे ज़रूरी फैसला था। मेरी सरोज की आत्मा को सबसे ज़्यादा शांति यहीं मिली होगी। गांव की वो बची खुची ज़मीन जो मैंने 1985 में गिरवी रखी थी, उसमें से एक टुकड़ा मैंने 2003 में दोबारा खरीद लिया था, बहुत मेहनत से। उस ज़मीन पर मेरे दादाजी की मिट्टी है और मैंने तय किया कि वो ज़मीन अब मेरे बच्चों को नहीं जाएगी। वो ज़मीन जा रही है अंजलि के नाम। अंजलि कौन है? अंजलि मेरी छोटी बहन की बेटी है, मेरी भतीजी। पिछले 7 साल से, पूरे 7 साल, हर इतवार, एक भी इतवार छोड़े बिना वो मेरे घर आती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मेरी दवाइयाँ चेक करती है, मेरी बीपी की रिपोर्ट डॉक्टर को भिजवाती है, मेरे साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनती है। मैंने उससे कभी कुछ नहीं मांगा, उसने कभी कुछ मांगा भी नहीं। उसका अपना परफ्यूम का छोटा सा बिजनेस है, मेहनती लड़की है। शादी नहीं की क्योंकि उसने अपनी जवानी अपनी माँ की देखभाल में लगा दी थी, और जब उसकी माँ गुजरी तो वो अकेली रह गई और मैं भी अकेला रह गया। तो हम एक दूसरे का सहारा बन गए। पिछले महीने जब वो आई थी तो मैंने उसे चाय पर बिठाकर ये बात बताई। उसने पहले मना किया, जोर से। उसने कहा, मामा जी ये गलत है, ये आपके बच्चों का हक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसे भी आती रहूँगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा, बेटा, हक कमाना पड़ता है, पैदा होने से नहीं मिलता, और तुम वो हक कब का कमा चुकी हो। वो रो पड़ी थी। लेकिन ये आंसू वो आंसू नहीं थे जो लोग पैसा देखकर बहाते हैं। ये आंसू वो थे जो प्यार देखकर निकलते हैं। उन्हीं आंसुओं ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा फैसला सही है। और तीसरा फैसला, मेरी माँ की निशानी। एक सोने का सेट, एक नथ, 2 चूड़ियाँ, एक हार, बहुत पुरानी चीज़ें। आज के हिसाब से शायद 2-3 लाख की होंगी, लेकिन उनमें एक पीढ़ी की कहानी है। मेरी माँ ने उन्हें अपनी शादी में पहना था, मेरी सरोज ने अपनी शादी में पहना था, और सरोज की एक ही ख्वाहिश थी कि ये गहने उसकी बहू पहने, उसकी सबसे बड़ी बहू नेहा। वही नेहा जिसने मुझे गांव में कंफर्टेबल रहोगे कहा था। ये गहने अब उसे नहीं मिलेंगे। ये गहने जा रहे हैं सुषमा देवी के नाम। सुषमा जी मेरी पड़ोसन हैं, 68 साल की हैं। उनके पति को गुजरे 12 साल हो गए हैं, और पिछले 3 साल से हर रविवार, बिना एक भी रविवार छोड़े, वो मेरे लिए खाना भेजती हैं। एक स्टील के डब्बे में, कभी मूंग की दाल, कभी आलू गोभी, कभी राजमा चावल। पनीर वाले दिन वो 2 रोटी एक्स्ट्रा भेजती हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुझे पनीर पसंद है। एक बार मैंने उनसे पूछा था, सुषमा जी इतना क्यों करती हैं आप, मेरा क्या है आपका? उन्होंने कहा था, बाबूजी मेरा एक अकेला बेटा है, उसकी अपनी जिंदगी है, अपना घर है, अपना देश है, वो यूएस में है, और आप जैसे लोगों को देखकर मैं अपनी जिंदगी की प्लानिंग करती हूँ। मुझे पता है एक दिन मैं भी अकेली हो जाऊंगी, और तब शायद कोई पड़ोसन मेरे लिए भी खाना भेजेगी। उस दिन मैं रो पड़ा था, चुपके से, जब वो जा रही थी। उसने नहीं देखा। लेकिन उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि सरोज की वो आखिरी निशानी अब इसी इंसान के पास जाएगी, क्योंकि सरोज ने हमेशा कहा था, ये गहने उसी को देना जो दिल से प्यार करे, नाम से नहीं, रिश्ते से नहीं, दिल से। और अब आखिरी बात, मैंने एक चिट्ठी लिखी है, हाथ से, पुराने स्याही वाले पेन से। 3 दिन लगे थे लिखने में। वो चिट्ठी मेरी मेज़ की उसी नीली फाइल में रखी है। वो चिट्ठी मेरे बच्चों को मेरी मौत के बाद मिलेगी। उस चिट्ठी में मैंने उन्हें कोसा नहीं है, कोई शिकायत नहीं की है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं किया है। मैंने सिर्फ इतना लिखा है,
राजेश, सुनीता, अमित। मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दी जो एक बाप दे सकता है। मेरे पिताजी का घर भी, मेरे दादाजी की ज़मीन भी, मेरा प्रोविडेंट फंड भी। मैंने तुम्हें वो वक्त भी दिया जो मुझे अपने आप को देना था, वो वक्त जो मुझे तुम्हारी माँ को देना था। उसकी बीमारी में मैं उसके पास नहीं था, मैं तुम्हारे लिए दौड़ रहा था और बदले में मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए थी, बस एक रविवार, हफ्ते में एक फ़ोन, साल में एक हफ्ता। तुमने वो भी नहीं दिया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें वैसा ही बनाया गया जैसा हमने बनाया, लेकिन मैं अपनी आखिरी निशानियां उन्हें दे रहा हूँ जिन्होंने मुझे वो दिया जो तुम नहीं दे सके। समय, उपस्थिति, हाथ का स्पर्श, तुम्हारा पापा। बस इतना। 3 पन्ने भी नहीं, एक पन्ना भी पूरा नहीं, लेकिन इस एक पन्ने को लिखने में मेरा हाथ हर शब्द पर कांपा, क्योंकि सच लिखने में हमेशा हिम्मत लगती है, खासकर तब जब वो सच अपने ही खून के बारे में हो। अब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम जो अभी 40 या 50 के होगे, तुम जो अपने बच्चों के लिए दिन रात भाग रहे हो, तुम जो उनकी हर मांग पर हाँ कह देते हो। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे पेरेंट बन रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे एक दिन तुम्हें इसका इनाम देंगे। मैं तुम्हें एक 92 साल के बूढ़े की सच्चाई बताता हूँ। तुम्हारा बच्चा तुम्हें सिर्फ उतना याद रखेगा जितना तुमने उसे ना कहा, जितना तुमने उसे ये सिखाया कि माँ बाप भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनके भी सपने हैं, उनकी भी एक ज़िंदगी है। जो माँ बाप अपने सारे सपने अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, उनके बच्चे एक दिन उन्हीं के सपनों पर हंसते हैं, क्योंकि बच्चा कभी सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चा सिर्फ स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है। अगर तुम अपने आगे झुक गए हो तो तुम्हारे आगे भी कोई नहीं झुकेगा। जब तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वसीयत पढ़ेंगे, एक हफ्ते रोएंगे, फिर ज़मीन बेच देंगे, फिर तुम्हारा सामान कूड़े में फेंक देंगे, फिर तुम्हारी फ़ोटो को ड्राइंग रूम से हटाकर स्टोरेज में डाल देंगे। तुम्हारी पूजा सिर्फ श्राद्ध के दिन होगी, बस। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी आंखों के सामने कई परिवारों में हुआ है, ये तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा मेरे जैसा अकेला न हो, तो आज से एक काम करो, अपने लिए कुछ बचाओ, पैसा भी, वक्त भी, खुद को भी। अपने जीवन साथी के लिए वक्त बचाओ जब तक वो जिंदा है, अपने दोस्तों के लिए बचाओ, अपने पड़ोसियों से रिश्ता बनाओ, अपनी भतीजी, अपने भांजे, अपने भाई बहन, सबसे रिश्ता बनाओ। और सबसे ज़रूरी, ना कहना सीखो, अपने बच्चों को भी। हाँ, अपने बच्चों को भी, क्योंकि एक दिन वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, और तब तुम्हारे पास बच जाएंगे वो रिश्ते जो तुमने अपनी हाँ की भीड़ में अनदेखे कर दिए थे। वो रिश्ते जो छोटे थे, साधारण थे, लेकिन सच्चे थे। मेरी कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली है, शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल, मुझे पता नहीं। 92 साल में एक चीज़ तो सीख ली है, कुछ पता नहीं चलता, आज है कल नहीं भी हो सकता। लेकिन मुझे एक बात का संतोष है, मेरी आखिरी कुछ चीज़ें उन हाथों में जाएंगी जिन्होंने मुझे आखिरी दिनों में थामा था, जिन्होंने मेरे लिए खाना भेजा, जिन्होंने मेरे साथ चाय पी, जिन्होंने मेरी कहानी सुनी, जिन्होंने मुझे इंसान समझा, बैंक नहीं। मेरे खून ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्यार ने नहीं। मेरा प्यार वहाँ चला गया जहाँ उसकी कद्र थी। और अगर मेरी ये बात तुम्हें कहीं अंदर तक चुभी है, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई है जिसे तुम भूल चुके हो। कोई बूढ़े माँ बाप, कोई दादा दादी, कोई बुज़ुर्ग चाचा, कोई अकेली मौसी। उन्हें आज फ़ोन करो, अभी, सिर्फ हेलो कहने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो याद हैं, कि उनकी आवाज़ तुम्हें अच्छी लगती है, कि उनका होना तुम्हारे लिए मायने रखता है, क्योंकि एक दिन वो फ़ोन सच में नहीं उठेगा, और उस दिन तुम्हें मेरी ये पूरी बात याद आएगी। उस दिन तुम भी मेज़ पर बैठकर अपना फ़ोन देखोगे और सोचोगे, काश एक बार और कॉल कर लिया होता। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है,
लेकिन तुम्हारा अभी बाकी है। जो वसीयत मैं अपने कागज़ पर लिख रहा हूँ, वो वसीयत तुम अपनी ज़िंदगी में लिखो, आज, अभी, इसी पल। तय करो कि तुम किसके लिए जीते हो, किसके लिए वक्त छोड़ते हो, किसके लिए ना कहते हो ताकि सही जगह हाँ कह सको। क्योंकि अंत में यही असली विरासत है। पैसे वसीयत में जाते हैं, प्यार सिर्फ जिंदा रहते वक्त बढ़ता है। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है, तुम्हारी अभी शुरू हो सकती है।